जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि कमजोर छात्रों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि हर साल आते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए उन क्वेश्चन को फटाफट याद कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है कि आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन क्या है। ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों ये वीडियो का ना पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया है। ठीक है, पार्ट 1 में है वो। ठीक है, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, वहां से आप लोग देख सकते हो उसको। ठीक है, इसको देखने के बाद उसको भी देख लेना, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है। तो आदर्श विलयन देखते हैं क्या होता है। तो वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न परासों में, ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि वे विलयन जो, इन सबको दोस्तों नहीं लिखेंगे आप लोग तभी भी चलेगा। ठीक है, इन सबको नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा। आप लोग सिर्फ ये लिख देना कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। सिंपल ना दोस्तों, याद हो गया ना? याद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? ठीक है, याद हो गया। फिर अनादर्श विलयन देख लेते हैं। एकदम सिंपल है दोस्तों, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत सरल भाषा में लिखे हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, देख लेंगे, याद हो जाएगा, पेपर में आप लोग आराम से लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रोड से हम क्या समझते हैं। तो बता देंगे भाई जो समझते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रोड क्या है। तो जब किसी धातु की प्लेट या छड़, ठीक है, जब किसी धातु की प्लेट या छड़ को उसी धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है, तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की धातु प्लेट या छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। उत्पन्न होने वाले आवेश के आधार पर इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है दोस्तों, याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडॉक्स विभव को परिभाषित कीजिए। तो क्या है रेडॉक्स विभव? किसी सेल में ऑक्सीजन तथा अपचयन अभिक्रिया होने पर, किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य में विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं और फटाफट रिवीजन करते हैं क्योंकि समय नहीं बचा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेग नियम से क्या तात्पर्य है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बस सुन लीजिए दोस्तों, याद हो जाएगा। ठीक है, याद कराने की गारंटी हम ले रहे हैं। 2 बार वीडियो देख लो, ध्यान से जो बता रहे हैं सुन लो, मन करे तो दोस्तों कॉपी में लिख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, पेपर में भूलोगे नहीं, पेपर तक तो नहीं भूलोगे दोस्तों। ठीक है, 100% गारंटी है हमारी। देख लोगे, ध्यान से सुन लोगे और एक बार इसका नोट्स बना लोगे ना, ठीक है, तो पेपर तक तो नहीं भूलोगे दोस्तों। तो वेग नियम क्या है? वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वेग नियम कहलाता है। ठीक है, वेग नियम कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग, ठीक है, जिसकी दर या वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या लिखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया? वह अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। 2 नंबर का पूछेगा ये दोस्तों। ठीक है, और आपको याद हो गया होगा। ठीक है, बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस क्यों भरी जाती है। ठीक है, या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि गुब्बारे में H2 यानी कि हाइड्रोजन के स्थान पर He यानी कि हीलियम, ठीक है, H यानी कि
हीलियम भरी जाती है क्यों? ठीक है, गुब्बारे में H2 के स्थान पर HE यानी कि हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है, क्यों भरी जाती है वो पूछ रहा है। और ये दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं उत्तर। क्यों भरी जाती है? क्योंकि यह सबसे हल्की अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम जो है वो सबसे हल्की और अक्रिय गैस है। यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। हीलियम जो है वो हवा से बहुत ज्यादा हल्की है और अज्वलनशील गैस है। हल्की तथा अज्वलनशील होने के कारण हीलियम गैस को वायुयान के टायरों तथा गुब्बारों में H2 के स्थान पर भरा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है पेपर में और शायद 2025 बोर्ड एग्जाम में आपके सेट में ये दिख जाए, तो ध्यान से देख लीजिए। हम याद करा रहे हैं दोस्तों, 100% गारंटी लेते हैं दोस्तों याद कराने की। ठीक है, और इतने सरल भाषा में लिखते हैं ना कि मतलब पढ़ लोगे, देख लोगे, सुन लोगे, याद हो जाएगा। नोट्स बना लोगे तो एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। हैलोजन तत्वों के रंगीन होने का कारण यह है कि इसमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र में विकिरण का अवशोषण करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले आते हैं। ठीक है, विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण ये भिन्न भिन्न रंग के प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम रंगों को अवशोषित करने के कारण ये भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रेंकेल दोष से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो देखते हैं। आयनिक क्रिस्टल में धनायन जब अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है तो यह फ्रेंकेल दोष कहलाता है। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल में धनायन जब अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है तो इस दोष को क्या बोलते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है साटकी दोष से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस में जब कुछ निश्चित आयन की कमी होती है जिसके कारण उसमें कुछ छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं तो इस दोष को साटकी दोष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस दोष को साटकी दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इनके लक्षण लिखिए। तो लिखते हैं, विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों को क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, विभिन्न तत्वों को उनकी बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों को क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। दोस्तों हम बार बार इसलिए पढ़ते हैं ना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और समझ में आ जाए। चलिए आगे भी प्रश्न है वो देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, प्रश्न है कि नर्नेस्ट समीकरण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर और 3 नंबर दोनों में ये पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उनके विलयन में डुबाकर रखा जाता है तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न होता है। नर्नेस्ट, जो कि साइंटिस्ट, नर्नेस्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, नर्नेस्ट महोदय ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए गणितीय व्यंजन दिया है जिसे नर्नेस्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों,